हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम और हमारी टीम जीनियस फैक्ट्री के सभी शिक्षक अपनी तरह से अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि 2025 में बच्चों का रिजल्ट सबसे बेहतर आए। इसी के सिलसिले में हमारी टीम ने संपूर्ण विषयों का एक टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, उसको करवाने का जिम्मा लिया है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि खुद या आपके दोस्त या मित्रगण अच्छे नंबरों से 2025 बोर्ड में पास हो, उत्तीर्ण हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ये हम लोगों के लिए आप इतना कर सकते हैं। सेशन में बस इतना कहना है कि आज मैं आपके सामने इतिहास के पहला चैप्टर, पहला अध्याय 50 ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ। तो मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है इस चैप्टर से। इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से। ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन में देखा जाए तो कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 में दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में यूरोप और ऑप्शन नंबर डी में पश्चिमी एशिया। इटली और जर्मनी जो है वह वर्तमान में आता है यूरोप महादेश के अंतर्गत। पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना मतलब दोबारा से स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए में है हैप्सबर्ग, ऑप्शन नंबर 2 में आर्लिया वंश, ऑप्शन नंबर 3 में बुर्बो राजवंश और ऑप्शन नंबर 4 में जारशाही। तो फ्रांस में जो शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी वह है बुर्बो राजवंश। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, हो सकता है तो 2025 में भी पूछ सके। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध ऑप्शन के हिसाब से किया जाए तो पहला में है लाल सेना, दूसरा में कार्बोनरी, तीसरा में फिलिक हेटारिया, चौथा में डायट। मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनारी संगठन से था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था। तो आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन 2 है रूस, ऑप्शन नंबर 3 है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर 4 है प्रसा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक था वह ऑस्ट्रिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। आपका ऑप्शन नंबर पहला है सेनापति, ऑप्शन नंबर 2 में फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर 3 में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 में गृह मंत्री। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में लुई 18वां, दूसरा ऑप्शन में नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा में नेपोलियन तृतीय द्वितीय
और चौथा ऑप्शन में है बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। प्रश्न अगला है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेराइन कैसी संस्था थी? आपका ऑप्शन ए में है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी में है व्यापारियों की, ऑप्शन 3 में है विद्वानों की और ऑप्शन 4 में है पादरी एवं सामंतों की। तो आप लोग बता सकते हैं कि जालवेरिन जो संस्था थी वह किसकी संस्था थी? इसका सही ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात व्यापारियों की संस्थाओं का नाम कौन सी था? तो जालवेराइन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ऑप्शन है पहला में मेजनी, दूसरा में है हिटलर, तीसरा में बिस्मार्क और चौथा में विलियम प्रथम। तो आप लोग बता सकते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका जो ऑप्शन होगा वह सी सही हो जाएगा, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने किया था। करते हैं प्रश्न संख्या अगला और 10th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? दोस्तों संधि से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मतलब आता है, हो सके तो एगो पूछे या तो दो पूछे, लेकिन पूछता है। उसी में से एक है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो हम लोग बात करेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि की। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। एक दो और संधियों के नाम याद रखेंगे, जैसे एक आता है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध यह हुआ था 1866 ईस्वी। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में। दूसरा जो आता है वह आता है सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध, तो सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। एक आता है एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल नोपुल की संधि, इसका याद रखेंगे कि यह हुआ था 1829 ईस्वी में। ये कुछ संधि और युद्ध से रिलेटेड प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड में पूछते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करें तो 1871 ईस्वी में, सेडोवा का युद्ध का बात करें तो 1866 में, और सेडोन की बात करें तो 1870 में, और एड्रियानोपुल की संधि बात करें तो 1829 ईस्वी में। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा हो, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक शेयर सब कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 में कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1820 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 1821 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 1822 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में 1823 ईस्वी। तो आप लोग बताएंगे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति की बात किया जाए तो यह सन 1821 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 12वां नंबर क्वेश्चन में कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है पहला फ्रांस, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा है हंगरी, चौथा है इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन की बात करें तो चार्टिस्ट आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो इंग्लैंड में। करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यूनान जो था उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में कब घोषित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। यूनान जो था
उसको एक आजाद देश के रूप में घोषित किया गया था सन 1832 ईस्वी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में आएगा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषित कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बोनारी नामक संगठन की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था। जोसेफ मेजनी ने किया था। कार्बोनारी नामक संगठन की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था। और कब किया था? तो 1810 ईस्वी में किया था। कार्बोनारी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। पीछे बता चुके हैं, यही वाला क्वेश्चन हम पीछे करवाएं संधि के दौरान, जिसमें फ्रैंकफर्ट की संधि थी। उसमें मैंने 4 संधियों के बारे में जिक्र किया था, जिसमें एक संधि थी एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि फिर से क्वेश्चन आया तो पीछे बता चुके हैं कि एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वह 1829 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुआ था? संधि तो बिना कोई एक देश के तो हो ना सकता है। जब तक कि 2-3 देश आपस में न टकराए तब तक संधि नहीं हो सकता है। तो एड्रियानोपुल की जो संधि थी वह तुर्की और रूस के बीच में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ? 1829 में। पीछे भी बताए हमें। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडौन के युद्ध से भी क्वेश्चन पीछे करवाएं। सेडोवा का युद्ध 1866, सेडौन का युद्ध 1870 और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 और एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में। तो क्वेश्चन में है कि सेडौन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, अर्थात सेडौन का युद्ध की बात किया जाए तो दोस्तों इसका जो युद्ध हुआ था वह 1870 ईस्वी में हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। सेडौन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को कौन सा देश था जो कुचल दिया था? मतलब एक तरह से बोल सकते हैं तो समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो वह था देश रूस। इसका सही ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? हम बोले थे कि युद्ध से संबंधित प्रश्न बार बार रिपीट होगा, परीक्षा में भी होता है और हो सकता है कि 2025 में भी आ ही जाए। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप लोग बता सकते हैं कि फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग सेडौन युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से? तो दोस्तों सेडौन युद्ध के नाम से उसको जानते हैं। और कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए सही है। सेडौन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपका ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। यूनान देश का जो ज्ञान था, जो साहित्य था, वहाँ की जितना भी बोला जाए तो फैसिलिटीज थी वह यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे युवा इटली संस्था की स्थापना या तो विकास किसने किया था? युवा इटली को आप लोग जानते होंगे यंग इटली।
यंग इटली या तो यंग यूरोप। यूरोप अलग हो जाता है, इटली अलग है। इसमें बात किया युवा इटली अर्थात यंग इटली, तो इसकी जो स्थापना है उस वो किया था किसने, तो मेजनी ने। और यंग यूरोप भी है, उसका भी स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने ही किया था। अर्थात इसका जो था पहला में याद रखेंगे कि युवा इटली, या तो दूसरा में पूछेगा कि यंग यूरोप, कि दोनों की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे, और हमारी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए अपने प्रत्येक दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जो था वह एक तरह का कूटनीतिज्ञ शासक था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सार्डिनिया और पीडमाउंट का नया शासक कौन था। सार्डिनिया और पीडमाउंट का नया शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी का बात करें विक्टर इमैनुअल, और ऑप्शन नंबर डी का बात करें तो विलियम प्रथम। तो सार्डिनिया और पीडमाउंट का शासक पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया और पीडमाउंट का नया शासक कौन था, तो विक्टर इमैनुअल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड वायरन, ऑप्शन बी में है कासुथ, ऑप्शन सी में फ्रांसिसी डिक, और ऑप्शन डी में है विलियम प्रथम। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश कवि की बात किया जाए तो वह लॉर्ड वायरन थे जो शहीद हो गए थे। याद रखेंगे कि लॉर्ड वायरन क्या थे, तो एक ब्रिटिश कवि थे, और यह जो कवि थे वह यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया। जालवेराइन क्या था बच्चों, तो जालवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। यह क्या था, व्यापारियों की संस्था, व्यापारियों की संस्था था। और इसकी स्थापना किस राज्य ने किया, तो इसकी स्थापना प्रसा ने किया था। जालवेराइन नामक संस्था की स्थापना किसने किया, तो प्रसा ने किया। और यह क्या था जालवेराइन, तो एक व्यापारियों की संस्था थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, तो भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। तो हंगरी की भाषा की बात करें तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। पराजय कहने का मतलब किसकी हार हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है तुर्की, ऑप्शन सी में है यूनान, ऑप्शन डी में है फ्रांस। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में हार हुआ था जाकर के तुर्की का। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। याद रखेंगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस देश की पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान जो है वह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि भारत का
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका आंसर आप लोग लिखें तब तक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि भारत का हम दिए क्वेश्चन तो भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पूछा जाए तो इसका है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो तिरंगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना की बात किया जाए तो वह हम लोग यूनान को कहते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान को, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। आशा करते हैं कि आप लोग ने इसका आंसर दे दिया होगा। एक्ट ऑफ यूनियन को सन 1707 ईस्वी में पारित किया गया था। एक्ट ऑफ यूनियन सन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में छपेगा अर्थात छपेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? 1700 फ्रांसीसी क्रांति, तो क्वेश्चन में ही एक नंबर छिपा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और वहां किस राजवंश का शासक था? तो वहां पर बुर्बो राजवंश का शासन था। किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला कहता है कि नेपोलियन संहिता, जब नेपोलियन फ्रांस का पुनः से सम्राट बना था तो इसने अपना कानून लाया था। कानून को हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं। तो नेपोलियन जो आया था दोबारा से, उसने अपने अनुसार अपना कानून लागू किया, उसी को बोलते हैं नेपोलियन संहिता। और जो नेपोलियन संहिता है वह कब लागू हुआ? तो वह सन 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन 4 में, मतलब 4 में 4 ऑप्शन ही है। चलिए, तो बिस्मार्क के बारे में पीछे भी बात की है कि बिस्मार्क कैसा शासक था। तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ शासक था। कैसा था? तो कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ शासक था। और इसने जर्मनी के एकीकरण के दौरान लगभग क्या पूरा 3 युद्ध किया। कितने युद्ध किया था? तो 3 युद्ध किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? आंसर कमेंट करेंगे। तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन शामिल था। ब्रिटेन तो शामिल था, रूस भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वियना कांग्रेस में जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि वियना कांग्रेस
में पवित्र संघ की योजना, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने किया? इसका आंसर आप लोग लिखें। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूस ने वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रूस। करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? पीछे हमने बता रखा है। यंग यूरोप पूछा जाए, यंग इटली पूछा जाए, ये दोनों की स्थापना किसने किया था? तो दोनों की स्थापना किए थे जोसेफ मेजनी ने। और इनका संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी संगठन से, कार्बोनारी संगठन से था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? इस वाक्यांश को किसने कहा था? आपका ऑप्शन नंबर ए है लुई 16वां, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट, और ऑप्शन सी है लुई नेपोलियन, और ऑप्शन डी है चार्ल्स दसम। तो फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दसम ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स दसम। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? आप लोग आंसर बताएं, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी में नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर डी सी में विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रसा का शासक कौन था? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे कि प्रसा का शासक कौन था। पहला ऑप्शन की बात करें नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन की बात करें नेपोलियन तृतीय, तीसरा ऑप्शन की बात करें विक्टर इमैनुअल, और चौथा ऑप्शन की बात करें विलियम प्रथम। तो प्रसा का जो शासक बना था वह था विलियम प्रथम। प्रसा का शासक था कौन? विलियम प्रथम। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपेडेन, ऑप्शन नंबर बी है सिसिलपाइन, ऑप्शन नंबर सी में राइन संघ, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे कि नेपोलियन ने जर्मनी
में किस संघ की स्थापना किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की स्थापना किया था, जिसी को बोलते हैं जर्मन राइन राज। जर्मन राइन राज, या तो संघ भी बोल सकते हो। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया था? किस संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में वियना की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में तुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो स्वतंत्र यूनान की जो स्थापना की गई थी वह एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पीछे बताएं कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ये वाला प्रश्न पीछे भी हो चुका है, तो इसका सही आंसर मेजनी है। यंग यूरोप पूछे, यंग इटली पूछे, ये दोनों की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? नव गुएल्फ आंदोलन की शुरुआत इटली में सबसे पहले हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? ऑप्शन नंबर ए है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस का चांसलर था, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस का सम्राट था, और ऑप्शन में डी में रूस का जार था। अर्थात देखेंगे तो मेटरनिख जो था क्या घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, तो बोल सकते हैं घोर निरंकुश शासक। मेटरनिख जो था वह घोर निरंकुश शासक था, और यह जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? कार्बोनारी से संबंधित कौन थे? तो जोसेफ मेजनी थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1810 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन का स्थापना हुआ? ऑप्शन नंबर ए है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर 2 है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक राजतंत्र। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कहता है लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला ऑप्शन में पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी गौरवपूर्ण क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति। इसका जो सही आंसर होगा वह है पुनर्जागरण काल से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से हुआ था। पढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन नंबर पहला है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन नंबर सी है विलियम प्रथम ने, और ऑप्शन नंबर डी है गैरिबाल्डी ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था या तो अपनाया था, तो व्यक्ति का नाम है कौची है? तो बिस्मार्क। इस बात को ध्यान रखेंगे। और गैरिबाल्डी के बारे में पूछा जाए तो पीछे बताएं क्या लाल कुर्ती की स्थापना किया था। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते रहेंगे। इससे लाइक करने के साथ साथ प्रेस आइकन जितना भी होता है सबको दबाते रहें।
और अपने मित्रों, बंधुओं, भाई बहनों और परिवारजनों के पास वीडियो को शेयर करें। इनसे हो सकता है अधिक से अधिक व्यक्ति इस वीडियो से प्रभावित हों और अपने बच्चों या तो खुद विद्यार्थीगण देख करके अच्छे नंबर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।